आज के दौर में युवाओं के साथ हार्ट अटैक जैसे केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले की अगर बात कर ली जाए तो 60 साल की उम्र के आसपास हार्ट अटैक जैसे केसेस जो हैं वो देखने को मिलते थे, लेकिन इस समय जो है वो केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर की अगर यंगस्टर्स की बात कर ली जाए या फिर 25, 26, 30, 32 साल के जो युवा हैं उनको भी हार्ट अटैक जैसे जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि उनकी मौत भी हो जा रही है। उन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्डियोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर आशीष हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, राम मनोहर लोहिया के। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू, धन्यवाद है आपको मुझे इस विषय के बारे में बोलने के लिए। ये बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है। ये बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कई बार वो लोग उनकी डेथ हो जाती है, सर्वाइव नहीं करते हैं। हमें इसमें ये ध्यान देना होता है हम कब बोलते हैं कि हार्ट अटैक यंग लोगों की। अगर 45 साल से कम के लोग हैं उनमें अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो इसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक यंग लोगों का, हार्ट अटैक इन यंग पर्सनस। इसकी वजह 90% लोगों में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना और अचानक से उसके अंदर में नस में क्रैक आना और उसकी क्लॉट बन जाना, इससे हार्ट अटैक पड़ते हैं। हमारे यहाँ बढ़ने का जो कई सारे हार्ट अटैक के लिए एथेरोस्क्लेरोटिक्स जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रेसफुल लाइफ, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे समाज में प्रॉस्पेरिटी हो रही है, लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, हमारे खाने में एडल्ट्रेशन है, खाने में हम लोग जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वर्क प्रेशर बहुत है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब्ड है। ये सब कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जो है हमारे एथेरोस्क्लेरोटिक सीएडी को बढ़ाता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट के अंदर नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना, नसों में स्पाज्म होना, क्लॉट बनना, इसको प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यंग लोगों में कुछ पर्टिकुलर बीमारियाँ और भी होती हैं, जैसे कि आजकल समाज में देखते हैं कि ड्रग एब्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कोकीन, एम्फेटामाइन और एक्सटेसी टाइप की दवाई होती हैं, इनके सेवन से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत हाई होता है। कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन जैसे यंग औरतों की बात करें तो एक डिजीज़ होती है कि नसों में स्पॉन्टेनियस क्रैक्स, जिसको डिसेक्शन बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, ये बहुत कॉमन होता है यंग वुमेन में। 1/3 जो यंग वुमेन जिनको अटैक होता है उनमें ये मिलता है। तो ये भी जो स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस में बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसीज होती हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो अक्सर फेमिलियल होते हैं, या कुछ सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज जैसे किडनी की डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इन सब वाले मरीजों में क्लॉट बनने की टेंडेंसी होती है। औरतें कई बार ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करती हैं, इन लोगों में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे कि कुछ लोगों को वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स की वॉल में इन्फ्लेमेशन, सूजन होती हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, कुछ पैदाइशी होती हैं, कावासी या अर्ली एज में हो जाती है, कावासाकी आर्थराइटिस होती है, टाकायासुएस आर्थराइटिस होती है, ये सब भी कंडीशंस हैं। पर सबसे कॉमन अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ को किसी को क्लॉट कभी कभी बन सकता है हार्ट की नसों में, कभी कभी नॉर्मल नसों के साथ भी अटैक पड़ जाता है, खास करके स्पाज्म की टेंडेंसी होती है। नसें नॉर्मल है, क्लॉट फिर जो हम करते हैं एंजियोग्राफी, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तत्काल कुछ हिस्से इमोशनल स्ट्रेस पे जो है वो चिपक जाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक तक हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो यंग लोगों में होते हैं, और इनमें से बहुत कुछ प्रिवेंटेबल है, बहुत कुछ को हम रोक सकते हैं, समय से उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। जिस तरीके से आप बताएं कि अब की जनरेशन जो है वो फास्ट फूड ज़्यादा खाती है, स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है, ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं, और इसके वजह से हार्ट अटैक जो है वो हो रहा है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इससे बचाव के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि धूम्रपान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आदमी को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिस भी फॉर्म में हो। वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है। इसके अलावा हमको क्या कहते हैं, अपना वेट जो टारगेट रेंज है, जो बीएमआई हमारा सही होना चाहिए आइडियल, उसमें हम खान पान में अपना जो है क्या कहते हैं, मीठा, तेल की चिकनाई, इसका इस्तेमाल कम हमको करना चाहिए। सोशल कनेक्शन हमको बना के रखना चाहिए। अपनी डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हमको अगर शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इसका रेगुलरली चेक कराएं, क्योंकि कई बार लक्षण लेट आते हैं। तो अगर समय पर पता चले और उसका कंट्रोल आदमी अच्छे से करे तो इस तरह की बीमारियों को फ्यूचर में होने से बचा जा सकता है। जिन लोगों की फैमिली में
पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, उनके भाई बहनों को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ, उन लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो मोटे लोग हैं उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगर इन लोगों को कोई भी ऐसे लक्षण हो, जैसे चलने फिरने में, काम करने में सीने में भारीपन हो, सांस में दिक्कत हो, या अनयूजुअल फटीग हो, जो काम पहले कर लेते थे या जो उनके आस साथ के लोग कर पाते हैं वो अगर करने में वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, सीना भारी हो जाता है, रुकने से आराम हो जाता है, अगर ये सारे लक्षण हो तो उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लक्षणों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय पे कंसल्टेशन लेना चाहिए। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हमेशा प्रिवेंशन पे ध्यान देना। अच्छा, इन केस दो लोग साथ में हैं और किसी एक को हार्ट अटैक आ जाता है तो सेकंड पर्सन को कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक ही है या फिर उसका सिम्टम जो है वो हार्ट अटैक का ही है? कैसे जाना जा सकता है, पहचान कैसे? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वो होता है जिसमें कि हार्ट की नसों में अचानक से क्लॉट बनने की वजह से फ्लो रुक जाता है, हार्ट की मसल्स वो डाइंग, उनकी जो है अगर समय पर नहीं खोली जाए तो डेथ होती है, जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है। तो अगर कोई मरीज़ सीने में, कोई साथ वाला कोई आदमी बोल रहा है नहीं मुझे सीने में भारीपन, सफोकेशन, चोकिंग हो रही है, जो सीने में हो सकती है, जो बाजुओं में हो सकती है, जबड़े में जा सकती है, साथ में घबराहट, पसीना, सांस में अनयूजुअल सांस फूलना, बहुत बेचैनी होना, ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो आदमी सोच सकता है भाई इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास बीपी की मशीन हो, पल्स रेट देखने की पल्स ऑक्सीमीटर हो, तो आप देख कर देख सकते हैं बीपी बहुत लो होना या हाई होना या बहुत तेज़ धड़कन होना, ये सब भी उसके लक्षण हो सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ होती है कार्डियक अरेस्ट। कई बार जो आप देखते हैं सडनली कोई आदमी काम कर रहा है, अचानक से गिर जाता है, तो वो अगर कोई भी, इसके लिए क्या होता है कि भाई उसकी कार्डियक अरेस्ट की कई सारी वजहें हो सकती हैं। हार्ट अटैक उनमें से एक कॉमन वजह है। कई बार धड़कन की प्रॉब्लम, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स और चैनलोपैथीज होते हैं जिसमें भी ऐसा होता है। तो अगर कोई आदमी अचानक से रिस्पॉन्स करना बंद हो जाता है तो हमको जो CPR के जो स्टेप्स हैं वो मालूम होने चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक है जो अगर समय पे मिले, अगर लोग जानें इसके बारे में और समय पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दें तो बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है। तो इसके बारे में आम पब्लिक में अवेयरनेस हो कि कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू डू, कैसे किसको कॉल करना होता है, एम्बुलेंस सर्विसेज का क्या रोल है, डिफिब्रिलेटर्स का क्या रोल है, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाने की ज़रूरत है समाज में, स्टूडेंट्स में, घर के हर मेंबर में। खाली हॉस्पिटल वर्कर्स में या खाली डॉक्टर्स में ये ट्रेनिंग होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब अधिकतर अरेस्ट होते हैं तो वो घर पे होते हैं। अगर हर आदमी को ये मालूम है कि मुझे 1 2 3 4 ये स्टेप्स करने हैं तो शायद हम कई लाइफ्स को बचा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको CPR पता तो होता है कि एक्चुअल में CPR होता क्या है, लेकिन CPR जब देने की बात आती है तो वो दे नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे एक बार चाहूँगी कि आप एक बार जो है बताएं हमें कि CPR कैसे दिया जाता है। देखिए, CPR में पहला स्टेप ये होता है कि हम देखते हैं भाई मरीज़ कॉन्शियस है कि नहीं, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको कॉल करते हैं, नहीं बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप उसकी जो है देखते हैं कैरोटिड गले की नस होती है, ये थायराइड कार्टिलेज के बगल में, आप एक उंगली से प्रेस करके देखते हैं कि पल्सेशन आ रही है कि नहीं। अगर पल्सेशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आप तुरंत उसको सीधे हार्ड सरफेस पे सेफ जगह पे पहले उसको मरीज को लेटाएंगे जहाँ आपको CPR कर सकते हैं। उसके आप तुरंत जो है, अगर आप अकेले हैं तो आप फ़ोन करेंगे तुरंत एम्बुलेंस सर्विसेज। आजकल सरकार ने इतनी अच्छी एम्बुलेंस सर्विसेज की हैं, आप उनको कॉल करिए 108 या 112, तो वो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड, जब तक वो आएंगे तब तक में आप स्टेप्स शुरू करेंगे। वो आपको इवन फ़ोन पे भी गाइड कर सकते हैं कि भाई क्या क्या स्टेप करना होता है। उसके बाद सिंपल है, कई बार लोगों का ये होता है भाई कार्डियोपल्मोनरी में दोनों काम होता है कि भाई चेस्ट कंप्रेशन भी करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, जो कि हमें पेशेंट के चेस्ट वॉल को एक्सपोज करना होता है, शर्ट्स हटा करके। जो भी मिड पार्ट, जो स्टर्नम, जो बीच की हड्डी जहाँ दोनों पसलियाँ जुड़ती हैं, वहाँ पे हम लोअर हाफ में दोनों हाथों को ऐसे सीधा रख करके, एल्बोज़ को लॉक करके, हाथ को सीधा रख करके हम चेस्ट में प्रेशर देते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं, छोड़ते हैं। देना जो 5 सेंटीमीटर नीचे दबाते हैं, इसका छोड़ देते हैं, फिर देते हैं। फिर इसका रेट 100 to 120 टाइम्स पर मिनट करना है। पहले ये था कि भाई 15 या 30 बार आप ये करिए, 2 ब्रेथ दीजिए। लेकिन अब ये देखा गया अगर आप सिंगल अगर आदमी है तो ब्रेथ देने के चक्कर में आप कार्डियक कंप्रेशन को ना रोकिए, आप उसके एयरवे को खोल दीजिए। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि जो है नेक, मतलब हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, वो स्टेप्स होते हैं जिससे हम एयरवे को क्लियर करते हैं और चेस्ट कंप्रेशन शुरू करते हैं। ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और हर आदमी को होता है, भाई डर होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चेस्ट ये कंप्रेशन करें। और उसके अलावा क्या होता है, अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है, अगर आप कहीं ऐसी प्लेस में है जैसे एयरपोर्ट पे हैं या हॉस्पिटल्स में कहीं अगर डिफिब्रिलेटर है तो आप तुरंत उसके डिफिब्रिलेटर के पैड्स लगाते हैं। हमेशा इंपॉर्टेंट ये है कि एक आदमी लंबी देर तक CPR नहीं दे सकता, तो यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प एंड यू हैव टू नो दैट चेस्ट कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो दैट पेशेंट की जो है सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह करें जहाँ की जो सरफेस सेफ है, वहाँ गीला है, करंट के तार से हैं और आप ढंग से नहीं दे सकते, इंजरी हो सकती है, तो वो काम नहीं करना। पेशेंट की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, कॉल फॉर हेल्प एंड देन
चेस्ट कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग इज़ सेकंड। तो ये सब है। इसके अलावा 1-2 मिनट में बताना मुश्किल होता है, तो इसके लिए तो ट्रेनिंग होती है पूरी। और अगर बेसिक्स क्लियर हों, ज़रूरी नहीं कि बहुत इसके लिए कोई ग्रेजुएट ही हो या कोई जो है पढ़ा लिखा भी आदमी हो, जरूरी हर आदमी को जानना चाहिए। किसी के घर पर किसी कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो सीपीआर देकर उसे एक तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल बचा सकते हैं। और हमारे कई मरीज ऐसे आए हैं जिनके घर वालों ने समय पे सीपीआर किया, हम उसको लाइफ सेव कर पाए। ऐसे बहुत यंग लोग भी आते हैं, बहुत सीनियर लोग भी आते हैं। हर टाइम बचना मुश्किल होता है, बट स्पेशली अगर आदमी यंग है, उसको पहले से कोई बीमारी नहीं थी, तो बहुत चांस होता है कि अगर आपने सीपीआर दिया है और समय पे दिया है और आपने एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल किया, समय पर मरीज का इलाज हुआ, तो उसकी जान भी बच सकती है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि हार्ट अटैक जैसे केसेस जो हैं वो आजकल बहुत कम एज में देखने को मिल रहा है और इसकी जो संख्या है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और ये ट्रेंड जो है ना ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, यूँ कह लीजिए कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्या कहेंगे उसको? मेरा ये कहना है कि ये सच है कि हार्ट अटैक आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जो है यंग लोगों में हो रहा है। ओल्ड एज में तो होता ही होता है, लेकिन बहुत कम एज के लोगों में भी हो रहा है। तो आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना चाहिए, आपको इसके लक्षण जानने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से अधिकतर चीज़ें वो हैं जिनको आप बदल सकते हैं। जेनेटिक्स आप नहीं बदल सकते, आपके माँ बाप में जो रिस्क फैक्टर था वो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, आप अपना खान पान बदल सकते हैं। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते मेरे को बीपी नहीं होगी या मेरे को शुगर नहीं होगी, लेकिन आप उसका इलाज कर सकते हैं, आप उसका फॉलोअप कायदे से कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। आप ड्रग्स से दूर रह करके बच सकते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। ये सब अगर आप करेंगे तो आप बीमारी से बचेंगे। दूसरा क्या है, अगर आपको सीपीआर के बारे में मालूम हो, आपको हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में मालूम हो, आपको ये मालूम है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो आप अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी में कई लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। हर आदमी को सोसाइटी में, हर बच्चे को, हर जो है सीपीआर सीखना चाहिए, हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स के बारे में जानना चाहिए। ये हमारे हेल्थ केयर को तभी हम फ़ायदा होगा, तभी हम जो है मरीजों को उस स्टेज में बचा पाएंगे जिसमें कि उनको परमानेंट डैमेज नहीं होता। तो आप थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष झा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप हार्ट अटैक जैसे केसेस से बच सकते हैं और कैसे आपके साथ में अगर कोई होता है तो उसे बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने सीपीआर देने के तरीके भी बताए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आजकल के बच्चे खाने पीने की चीज़ों में जो है वो आलस करते हैं और फास्ट फूड को ज़्यादा खाते हैं या फिर जो है ड्रिंकिंग स्मोकिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो यंगस्टर्स में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ TV24 नेटवर्क के लिए आकांक्षा सिंह।